लिखो बे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग दो टाइप के सेल्स पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले गैल्वेनिक एंड दूसरा पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में ध्यान दो भाई, नहीं वो बाद में देखेंगे। गैल्वेनिक सेल में हम लोग कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टडी करते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी रिएक्शन होगी फिर? नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, बराबर। तो डेल्टा जी ओवर हियर इज लेस देन 0 एंड डेल्टा जी ओवर हियर इज पॉजिटिव, बराबर। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो भाई, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो रहती है वो खुद ब खुद होगी, मतलब वो कंपाउंड जो बनाएगी वो स्टेबल बनाएगी या अनस्टेबल बनाएगी? स्टेबल ना, अपने आप हो रहा है, मतलब स्टेबल कंपाउंड बनेगा। जो भी स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड की एनर्जी हाई या लो? तो एनर्जी कम होती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी होती है, बराबर। तो सम एनर्जी इज रिलीज्ड, समझ में आ रहा है? दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज डेल्टा जी। डेल्टा एच अलग रहता है, ठीक है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये डेल्टा जी रहता है। इसको हम लोगों ने और एक नाम दिया था यूजफुल वर्क डन, डब्ल्यू यूजफुल, ऐसा लिख के दिया है किधर, तो देख लेना थर्मोडायनेमिक्स में। तो अब एनर्जी रिलीज हुई, बराबर, ठीक है। अब वो जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को अगर मैं केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करने वाला हूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझा? जो भी केमिकल एनर्जी है उसको मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा? इलेक्ट्रिकल। तो वो कौन सी सेल कहलाती है? गैल्वेनिक, ठीक है। तो इसमें किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है? हाँ, यहां पे उल्टा होगा, यस। अब यहां पे कोई एक रिएक्शन जो हो ही नहीं रही है, अब इसको होने के लिए अपने को कुछ ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा, एंड दैट ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ में आया? मतलब करंट। तो यहां पे हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट सम केमिकल एनर्जी इज ड्रिवन विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी, समझा? ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, हम लोगों को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ पे मिल रहा है? कौन से सेल में मिल रहा है? गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक? गैल्वेनिक में मिल रहा है, बराबर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिलता है विच इज कॉल्ड एज ई, ठीक है। ई मतलब वो ईएमएफ काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ई सेल, ठीक है, अपने को पोटेंशियल मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव में बोलेंगे? पॉजिटिव में बोलेंगे, बराबर ना, अपने को कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ओवर हियर ई सेल इज पॉजिटिव, समझा? उसी बदले यहाँ पे अपने को कुछ पोटेंशियल यूज करना पड़ रहा है, लेट्स से कि 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ई सेल इज लेस देन 0, नेगेटिव, ये समझा? इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब लास्ट पार्ट जिसमें बहुत दिक्कतें होती है, देखो एकदम सिंपल है। इसमें ना सारी चीजें डिसाइड करने के लिए ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की, ठीक है। मतलब अगर मैं पूछूं लेफ्ट राइट, पहले कौन आता है? लेफ्ट राइट में पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? लेफ्ट राइट में अल्फाबेटिकली लेफ्ट, बराबर। तो पहले लिखने का लेफ्ट, वो सही बोल रहा है, ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहा है, बट मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछ रहा हूँ। तो लेफ्ट राइट, बराबर। फिर बाद में एनोड और कैथोड में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? एनोड। तो लेफ्ट पे रहता है एनोड, समझ में आ रहा है? एनोड। फिर राइट पे आएगा कैथोड, समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पहले कौन आता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। पॉजिटिव है नेगेटिव? अल्फाबेटिकली नेगेटिव, बराबर। तो एनोड का चार्ज बनता है नेगेटिव एंड कैथोड का चार्ज बनता है पॉजिटिव, समझ में आ रही है? तुम लोगों ने आज तक थोड़ा सा उल्टा पढ़ा था, मुझे पता है। रुको जरा, शांति रखो, बता रहा हूं। ओके, इधर तक कोई दिक्कत? तो दिस इज फॉर गैल्वेनिक सेल, सब कुछ अल्फाबेटिकली दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखने का बे?
एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और उसका चार्ज क्या बनता है? राइट हैंड साइड पे क्या लिखने का? कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन में चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेम टू सेम, सब कुछ अल्फाबेटिकली, लेफ्ट राइट, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट सब कुछ सेम रहेगा तो साला वो सेम ही सेल कहलाएगी। उल्टा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक लास्ट पार्ट सिर्फ चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम लोगों ने आज तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ी है, गैल्वेनिक कभी पढ़ी नहीं है, वो अभी आज पढ़ेंगे, समझा? ठीक है, चलो बे ये लिख दो। और जनरली चार्जेस कोई पूछता नहीं है, एनोड कैथोड का चार्ज क्या रहता है, अगर पूछा तो मतलब ये ऐसे कर लेना, बट स्टिल बाकी सब सेम ही रहता है दोनों में। इनका डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना पे। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, सॉरी उल्टा बोला, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल, वो सब लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अब देखो गैल्वेनिक सेल में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे डैनियल सेल। नाउ इन केस ऑफ डैनियल सेल, डैनियल ने एक रिएक्शन ऑब्जर्व की, ठीक है? थोड़ा सा रिएक्शन थी, Zn solid added to CuSO4 aqueous to give, क्या होता है इस रिएक्शन में, क्या बनता है? ZnSO4 प्लस, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, ठीक है? ये रिएक्शन ऑब्जर्व की। इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहते हैं भाई, देखो ध्यान दो, इनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? उन्होंने एक बीकर में ऐसा ये क्या ऐड किया है भाई? जिंक, वेरी नाइस, ठीक है? एंड ये जो है ये हमारा ब्लू कलर का क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, बराबर। अब इस रिएक्शन में नहीं, हाँ वाइट भी नहीं, रुको मैं बताता हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन, जिंक रॉड की साइज डिक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ZnSO4, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जिंक रॉड जो है ऐसा पिघल गया, नहीं ब्राउन डिपॉजिट हो गया, ऐसे कंपल्सरी नहीं रहता, ऐसे ऐसा पिघल गया, ये समझ में आ रहा है? वो टूट गया, क्योंकि उसमें से Zn2+ बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है? एंड धीरे धीरे ये सोल्यूशन जो है वो कलरलेस बनते गया, मतलब धीरे धीरे कलर फेड होते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद कलरलेस भी बन जाएगा, ठीक है? तो ये कलरलेस सोल्यूशन क्यों बना? बिकॉज ऑफ ZnSO4। एंड नीचे सोल्यूशन में ऐसे छोटे छोटे ऐसे रेड कलर के बॉल्स है, कॉपर, ठीक है? अब देखो भाई, ये कॉपर अपने जिंक के ऊपर भी थोड़ा सा चिपक सकता है, ऐसे नहीं है कि चिपकेगा नहीं, ठीक है? बट धीरे धीरे वापस वो जिंक की साइज छोटी होती ही जा रही है ना भाई, तो एंड ऑफ द रिएक्शन वो नीचे ही कलेक्ट होने वाला है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा क्या बाहर निकल रही है? हीट, समझ में आ रहा है? हीट इज रिलीज्ड। तो हमारे डैनियल को क्या करना था? इस हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ में आ रहा है? ओके, अब दूसरी बात, जरा यहाँ पे इस रिएक्शन को और ऑब्जर्व कर लेते हैं। मुझे बता, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक ओवर हियर? 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक ओवर हियर? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर ओवर हियर? ओके, जिंक इज अंडरगोइंग, हाँ ऑक्सीडेशन, वेरी नाइस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर इज अंडरगोइंग रिडक्शन, परफेक्ट, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? तो डैनियल ने सोचा कि इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको किस में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। अब वो करने के लिए उन्होंने क्या किया? देखो पहली बात तो हाँ, इसके ऑब्जर्वेशन लिख के देने की जरूरत नहीं ना, साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, रेड कलर पीवीडी इज फॉर्म्ड ना, ओके, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर तो इन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि हम लोग अगर इनको डायरेक्ट मिक्स करेंगे तो रिएक्शन तो बहुत फास्ट होने ही वाली है, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने पहले सोचा कि रिएक्शन के हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लेते हैं, ठीक है? रिएक्शन में कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहला क्या है? जिंक, दिख रहा है ये, दिस वाज जिंक। दूसरा कंपोनेंट क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, बराबर। तो उन्होंने पहली बात तो जिंक और CuSO4 को अलग अलग रखा, ठीक है? कि मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो जाती है,
तो अलग अलग रखते हैं, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ओके, अब ये दोनों को अलग अलग रखा है। फिर बाद में उस तरफ प्रोडक्ट साइड पे क्या है, प्रोडक्ट साइड पे क्या है बे, ZnSO4 है एंड कॉपर है, बराबर। तो उन्होंने क्या सोचा कि प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं, मतलब जिंक को उन्होंने डिप किया ZnSO4 में। समझ में आ रहा है, जिंक और ZnSO4 रिएक्ट करने वाले हैं क्या बे? नहीं। तो उन्होंने पहली बात तो रिएक्शन डायरेक्ट होना अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो ये ZnSO4 में डिप कर दिया Zn को, एंड कॉपर सल्फेट में अभी क्या डिप करेंगे, दूसरा रिएक्टर प्रोडक्ट क्या है, कॉपर। तो कॉपर सल्फेट में उन्होंने डिप कर दिया कॉपर को, ठीक है। देखते हैं, पहली बात इनमें अभी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या बे? नहीं है। तो कुछ तो कनेक्शन तो रहना चाहिए ना बे, बराबर, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कनेक्शन के लिए क्या लगाने की, हाँ नहीं, बैटरी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को बना के चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वायर कनेक्ट करेंगे, समझ, इन दोनों में कनेक्शन क्या किया, वायर का, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। तो इन दोनों के बीच में वायर लगा दी। अब करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे देखें, मतलब कैसे पता चलता है? हाँ, बल्ब लगा के, एमीटर लगा सकते हैं, ज्यादा साइंटिफिक वे तो एमीटर है, बट हम लोगों को ऐसे बल्ब लगाना है, बल्ब जला करंट फ्लो हो गया, यस, ठीक है। अरे बैटरी को गधो, हाथ लगाने वालों 1.5 वोल्ट में कौन सा करंट लगता है बे? ओके, हम लोग बैटरीज बना रहे, बैटरी से करंट लगता है क्या बे? 9 वोल्ट की बैटरी भी लोगे तो भी करंट नहीं लगता, समझ में? हाँ, बट जीप को लगाओगे तो मजा आती है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा फील होता है। अरे बट मजा मतलब ऐसे वाली नहीं, ऐसे वो कभी जीप को बैटरी लगाई नहीं है क्या बे? है, लगा है ना? हाँ, अरे बैटरी चालू है कि नहीं पता चलता है सर, ऐसा नहीं करते वो हम लोग ना, ऐसे थोड़ी सी टिंगलिंग फीलिंग आई तो हाँ चालू है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फील होता है। चार्जिंग के वायर मत घुसेड़ देना 100 पता चल रहा है 120 वॉट का चार्जर घुसेड़ दिया मुंह के अंदर, ठीक है, मरमरा जाओगे। अब इधर देखो, बस यहाँ पे आता है। अब दूसरी बात, तो कनेक्शन आ गया, जैसे ही कनेक्शन आ गया तो दोनों के बीच में कुछ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब तो रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा था, अरे रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा था, Zn2+ बना रहा था, बराबर। तो जैसे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनता है, ये जिंक ऐसे इधर से बाहर आके Zn2+ बनाना स्टार्ट करते, समझ में आ रहा है? जब जिंक Zn2+ बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, दिख रहे हैं क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन किस में से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, वायर में से, दिख रही है ऐसे वायर में से ट्रैवल करते हुए। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मस्त कुछ तो है। ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुस गए, बल्ब में घुस गए, बल्ब क्या हो गया, जल गया, दिख रहा है जलते हुए। अब यहाँ पे फिर बल्ब इलेक्ट्रॉन खा लेता है क्या बे? तो क्या करता है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की पहले से कुछ एनर्जी रहती है हायर वोल्टेज पे, ठीक है, वो एनर्जी लेता है एंड इलेक्ट्रॉन को वैसे ही छोड़ देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इधर से घुस रहे तो हायर एनर्जी पे, हायर वोल्टेज पे है, बाहर निकलेंगे तो लोअर वोल्टेज पे हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए, वो तुम लोगों ने पढ़ा था ना वैसे, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, इधर बचपन में ऐसे पानी का एक ग्राफ दिखा रहेगा, ग्राफ में डायग्राम दिखी रहेगी कि इधर से पानी गिरता है तो एनर्जी रहती है। तो क्या देखा, मतलब तुम लोगों ने पोटेंशियल कैसे पढ़ा था? हाँ, ऐसा ही कुछ था ना, मतलब हाँ ठीक है, चलेगा, ओके, हाँ मरने दो, इधर मेरे को याद नहीं आ रहा है फिर अभी, हाँ ठीक है। अब पोटेंशियल कैसे पढ़ा था तुम लोगों ने? पानी का एग्जांपल नहीं देखा था क्या, ऐसे टंकी में से पानी नीचे आता है बट नीचे बड़ा है ना, हाँ बस ठीक है, ओके, चलो बस हो गया। अब तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, सुनो भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी गई, ठीक है, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागते भागते जा रहे हैं, ठीक है, वापस किधर मिल गए ये इलेक्ट्रॉन,
इधर पे आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन ये कॉपर पे आ गए, हाँ सॉरी एक मेन पॉइंट रह गया, जिंक ने Zn2+ दिया, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, मतलब चार्ज ऑफ एनोड नेगेटिव, हाँ ये रह गया साला बताना, तो दिस पार्ट बिकम्स नेगेटिव। अब इधर इलेक्ट्रॉन आए और फटाक से देखो भाई रिएक्शन में Cu क्या कर रहा है, Cu किधर से किधर जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है, बराबर ना, मतलब कॉपर को ऐसे 0 में जाना है, हाँ तो ये Cu2+ ऐसे जाके इधर चिपक जाता है, समझा, और क्या बनता है कॉपर। इधर तक कोई दिक्कत, पक्का, ओके, तो रिएक्शन समझ में आ रही है, ओके, हाँ बोलो। ZnSO4 है, उसका डिसोसिएटेड आयन Zn2+ नहीं है ना, वो जो बाहर है उसमें से Zn2+ निकलता है। यस, इसमें से बाहर निकल रहा है, और जो दूसरे वाले में वो CuSO4 का इलेक्ट्रॉन। यस, हाँ, अब ऑलरेडी अंदर है CuSO4, ठीक है। अब ध्यान दो बे, तो डैनियल ने ऐसा कुछ किया, बल्ब जला, बुझ गया, क्यों? रिएक्शन खत्म। देखो बे, अपनी घर की बैटरी महीना 2 महीना 3 महीना चलती है ना बैट लिस्ट, तो ऐसे इतने फटाक से रिएक्ट, हाँ क्या स्टोर नहीं किया सर, कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं यार, ये क्या है फिर, बैटरी क्या रहती है, यही बैटरी है, नहीं ओके, हाँ उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या, सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट दिख रहा है क्या ये, नहीं, तो एक्चुअली वो जो बल्ब है वो जला ही नहीं अभी तक, वो अभी जैसे मतलब ऐसे बताने के लिए ऐसे बताया हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इतना करने, अरे ठीक है ना, समझा ना, अभी तक जो पढ़ाया है वो पूरा कभी करते हैं ना, चलो, तो ये सर्किट कंप्लीट है क्या, नहीं, देखो ना इधर बीच में ऐसे गैप है, दिखा, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए, हाँ, और इधर वायर ऐड करके कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। अब तो हाँ, तो और दोनों को मिक्स कर देंगे तो भाई केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, दोनों को मिक्स भी नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करें, तो ध्यान दो, इन्होंने बनाया सॉल्ट ब्रिज, क्या बनाया, सॉल्ट्स का ब्रिज, ध्यान दो, सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ये अभी यू ट्यूब है, मतलब यू शेप ट्यूब है, ठीक है, इसको इन्वर्ट करने वाले, उल्टा करने वाले, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर पहले क्या भरेंगे, नमक, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ नमक, हाँ, तो NaCl, वैसा ही यू कैन यूज KCl, ठीक है, KNO3, NaNO3, ऐसे सब, ठीक है। अब ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में डालेंगे तो चलेगा क्या बे, नहीं, बराबर ना में एक्वेस, तो पानी में डिसॉल्व करके इनको ऐड करने वाले, समझ में आ रहा है। अब बट दूसरी दिक्कत, अब पानी का सोल्यूशन इसमें मैंने भर दिया और इसमें उल्टा करके डाल दिया तो सारा सब कुछ नीचे गिर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग, मतलब इस पानी के सोल्यूशन को हम लोग बनाते हैं अगार अगार जेल में, किसमें, ये पढ़ा होगा ना मैं, मैं बताता हूँ, ध्यान दो, तुम लोगों ने जेली खाई है, जेली घर पे कभी जेली बनाई है, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, हाँ, जिन लोगों ने नहीं खाई है, हाँ मजा आती है बनाने, देखो एकदम ठीक सिंपल है, हाँ, अरे कुछ नहीं, सिंपल है, मार्केट में एक पैकेट मिलता है पाउडर का, ठीक है, वो लेने का, पानी गर्म करने का, पानी में डालने का, फ्रिज में रखने का, फ्रीजर नहीं है, फ्रिज, ठीक है, हाँ, बस हो गई जेली खत्म, मतलब बन गई, फिर खा के भी हो जाती है वैसा, हाँ। तो सुनो, अब जेली को अगर मैं उल्टा करूं तो गिरती है क्या, नहीं, वो पूरा पुडिंग जैसा गिरता है वो नहीं मैं बोल रहा, उसकी इंटीग्रिटी वैसे के वैसे रहते हैं, सेमी सॉलिड रहता है वो, समझ में आ रहा है, हाँ, पानी जैसा नहीं गिरता ना, फ्लो नहीं करता, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही अगर जेल रहता है, ठीक है, तो अगर जेल भी क्या करेगा, ये जो लिक्विड सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा उसको जेली लाइक बना देगा, सेमी सॉलिड, समझ में आ रहा है। तो फिर उसको मैं उल्टा करूंगा तो ये मतलब ये छोटे से कैपिलरी में वो पकड़ के रखेगा, ठीक है, समझा। एंड फिर बाद में इधर एंडिंग में हम लोग इसको सील कर देते हैं कॉटन वूल प्लग से, ठीक है, कॉटन वूल नहीं सॉरी, ग्लास वूल प्लग से, ठीक है। वही मतलब उसमें से आयंस बाहर निकलने के लिए सील नहीं किया है, मतलब ठीक है, ऐसे कुछ रेजिन वेजिन ऐड करके उसको पूरा क्लोज कर दिया है क्या, नहीं, कॉटन वूल है वो, परमिएबल है, ठीक है, ओके, सॉरी ग्लास वूल है। तो ये ऐसे करके हम लोगों ने इसको बंद कर दिया एंड हो गया हमारा सर्किट
कंप्लीट। अब ये सर्किट कंप्लीट होके और एक काम सर्व करता है, मतलब ये अपना सॉलिड ब्रिज, ठीक है। देखो भाई बिना सॉलिड ब्रिज के ना ये कभी वर्क कर ही नहीं सकता। दूसरा रीजन, पहले तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, वो भी वैलिड रीजन है। दूसरा रीजन देखो भाई, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, क्या बाहर निकलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे एनोडिक सोल्यूशन का चार्ज, सोल्यूशन का चार्ज पूछ रहा हूं, हाँ एनोडिक सोल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव बन रहा है। एनोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव, बट एनोडिक सोल्यूशन का चार्ज क्या बनता है, पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव बन रहा है तो और पॉजिटिव बाहर आ सकते हैं क्या Zn2+? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले से पॉजिटिव और प्लस बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे ही जैसे जैसे यहां से Cu2+ बाहर निकलते जाएगा, ये Cu2+ निकलते जा रहा है, बराबर। एंड सोल्यूशन में CuSO4 मतलब Cu2+ एंड SO4 दोनों है, तो 2+ निकल गया तो सोल्यूशन क्या बनते जा रहा है, SO4- का बनते जा रहा है, मतलब नेगेटिव बनते जा रहा है। अब ये अगर नेगेटिव बनते जाएगा तो और पॉजिटिव को जाने देगा क्या, नेगेटिव पॉजिटिव को पकड़ के रखता है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे कैथोडिक सोल्यूशन का चार्ज, कैथोडिक सोल्यूशन का चार्ज नेगेटिव बनते जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो ये सॉलिड ब्रिज करता क्या है, सॉलिड ब्रिज इज मेड अप ऑफ लेट अस से KCl, ठीक है। इसके अंदर क्या है, KCl है। अब KCl ऑब्वियसली ये KCl K+ एंड Cl- फॉर्म में रहता है। अब मुझे बताओ K+ कहां पे जाएगा, एनोडिक सोल्यूशन के पास है कैथोडिक सोल्यूशन के पास, कैथोडिक के पास, समझ में आ रहा है। तो ये K+ जो है वैसे भागते भागते ऐसा इधर चला गया, तो ये नेगेटिव सोल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। एंड ये Cl- ऐसे भागते भागते कहां पे जाएगा, एनोडिक सोल्यूशन के पास, तो Zn2+ के साथ कंबाइन होके ZnCl2 बनाता है। अरे कुछ दिमाग में घुसा पक्का, इसमें कोई भी दिक्कत, ये बना लो, फिर बाद में हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट लिख देंगे। हाँ अब थोड़े बहुत पॉइंट मतलब तुम लोग मुझे पहले बताओ, एनोड की साइज डिक्रीजेस, कैथोड की साइज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन इंक्रीजेस, वो Zn2+ बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो क्योंकि बताना रह गया, हाँ। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। कुछ बाकी रह गया है क्या और? ठीक है बस हो गया, हाँ 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 ये लिख दो, वो न्यूट्रल बनाएगा तो फिर और आयन बनेंगे, हाँ तो अभी और आयंस बाहर आ सकते हैं, यस। तो फिर कंटिन्यू होगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिखने हैं। मैं बताऊंगा, ए तुम लोगों को सिर्फ डायग्राम बनानी है अभी के लिए। क्या नहीं, वो एक्चुअली ZnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ बाहर, इसलिए SO4 वो सिर्फ टाइम पास है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाँ अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता तो वो भी मतलब बैटरी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाता। रिएक्शन इज Zn गिविंग अस Zn2+, Cu2+ गिविंग अस Cu। SO4 2- पहले भी था, वो बाद में भी है, वो टाइम पास है, समझा। दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन, वो जस्ट वहां पे पड़ा हुआ है, यस हाँ। अब ए देखो, हाँ ये एक बताना रह गया, मतलब रहेगा इन द सेंस बताइए, बट स्टिल यहाँ पे Cu2+ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को पकड़ रहा है, हेंस इट्स चार्ज बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले अंदर घुसता है ऐसा नहीं है, वो प्लस जो है उसको सराउंड करके रखा रहता है, उसकी टेंडेंसी है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल, तो उसकी टेंडेंसी है कि प्लस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके चिपक जाए, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागे भागे आ रहा है, ठीक है। तो वो प्लस वैसे पहले से चिपका हुआ है जैसे ये पहले से बाहर निकल रहा था, ठीक है। ओके तो इसमें पॉइंट्स लिखो भाई। पॉइंट नंबर 1, साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस, साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस एंड कैथोड इंक्रीजेस, ठीक है। साइज ऑफ एनोड डिक्रीजेस एंड कैथोड इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, concentration of anodic solution, concentration of anodic solution increases and
concentration of cathodic solution decreases. ठीक है, electron flows from anode to cathode. Current flows from cathode to anode. ठीक है, यहाँ बाय द वे कैथोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना, CuSO4 पहले से ब्लू कलर का रहता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, फेड होते जा रहा है, कलरलेस बनेगा. ठीक है, वो सब कंक्लूजन मतलब वो अंडरस्टैंडेबल है, वो पहले से बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, FeSO4 रहेगा तो ग्रीन से कलरलेस बनेगा, सेम टू सेम, मतलब समझ में आ रहा है, ग्रीन रहता है तो वो कलरलेस बनेगा. वैसा सारी चीजें कैथोडिक सोल्यूशन में तो एटलीस्ट कलरलेस बनते जाएंगे अगर कलर्ड है तो. ठीक है, CuSO4 को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल. ठीक है, FeSO4 को ग्रीन विट्रियोल एंड ZnSO4 को व्हाइट विट्रियोल. कलरलेस रहता है, ZnSO4 कलरलेस रहता है. ठीक है, तो व्हाइट विट्रियोल मतलब नमक जैसा दिखता है, सॉलिड फॉर्म में व्हाइट दिखता है, पानी में डालने के बाद कलरलेस होता है ना नमक, वैसा डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, ओके आगे बढ़े. नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज डिफाइन करते इसको. पहले देखो इसका डेफिनेशन. इट इज अ inverted U-shaped tube. It is a inverted U-shaped tube which is filled with an electrolyte, ब्रैकेट में लिखना KCl, KNO3, NaNO3, AgNO3 एक्सेट्रा. KCl, KNO3, NaNO3 एक्सेट्रा, which is filled with an electrolyte, की ब्रैकेट में KCl, NaNO3, KNO3 एक्सेट्रा. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट. कहाँ तक था, which is filled with an electrolyte in agar-agar gel, filled with an electrolyte in agar-agar gel to form a semi-solid substance. ठीक है, to form a semi-solid substance. ठीक है, समझ में आ रहा है. हाँ, वो इतना कोई नहीं पूछता, वो ये डेफिनेशन भी कोई पूछने वाला है नहीं. इसके बाद वाला फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या रहता है, देखो भाई. हाँ, पहला फंक्शन कंप्लीट्स द सर्किट. वेरी नाइस, लिखो कंप्लीट्स सर्किट. दूसरा फंक्शन, हाँ, न्यूट्रलाइजेस द सॉल्यूशन, तो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. कंप्लीट्स द सर्किट, पॉइंट नंबर 2, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. बता रहा हूं, रुको. प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं बट पता रहना चाहिए. प्रोवाइड्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ओके, प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है, ओके. अब इसका मीनिंग क्या रहता है थोड़ा सा देख लेते हैं. ये देखो, पोटेंशियल जनरली मतलब लोग फिजिक्स में कैसे क्या बोलते पता नहीं, केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है, मतलब मैंने ऐसे पढ़ा है. ये बैटरी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये नेगेटिव, लेट्स से. ठीक है, ये मैंने कनेक्ट की वायर को. ठीक है, ये हमारा दिया बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट. बराबर,
क्यों चलता है बे? मतलब क्यों, इसमें से क्या फ्लो होने स्टार्ट हो गया अभी? तो क्या वायर में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थी? अरे बैटरी को मैं निकाल दूं सर एक फोर्स मिलता है उसको पोटेंशियल, और ऐसे ही कनेक्ट कर दूं, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है बराबर। मतलब क्या एग्जैक्टली क्या होता है? तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं ऐसा बात, तो वो हाँ ना। तो देखो भाई बैटरी एग्जैक्टली करती क्या है, बैटरी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है, ठीक है, वो जो कि वायर के अंदर ही है, खुद से बना भी रही है क्या? नहीं, ठीक है, वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, वो पॉजिटिव ऐसे पकड़ता है, अंदर लेता है और नेगेटिव के एंड से बाहर ऐसे फोर्स से फेंक देता है। समझ में आया? उनको एनर्जी मिली, ठीक है। एंड फिर बाद में ये एनर्जी लेके कहां पे भागता है? बल्ब के पास। बल्ब क्या हो जाता है? जल जाता है, ठीक है। अब पूछूंगा नहीं सालों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आराम करो तुम लोग। तो और फिर बाद में ये वापस नीचे लोअर एनर्जी पे आ गया, वापस यहाँ पे जाता है, प्लस खींचता है, फेंकता है, समझा? तो इट इज वर्किंग एज अ पंप। बैटरी को है ना इलेक्ट्रॉन पंप भी बोलते हैं। पंप का काम क्या रहता है? जैसे कि वाटर पंप पानी नीचे से ऊपर तक टंकी तक लेके जाता है ना बे, वैसा वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस और माइनस, सिंपल लैंग्वेज में। गेटिंग इट? ठीक है। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करता, अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है, एंड एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं, ठीक है, जहां पे मैंने क्या किया है, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट ठीक है, थोड़ा सा अपने को ये सिर्फ जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल प्रिवेंट करता है इतना पता रहना चाहिए, उसका मीनिंग जस्ट एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये अपना जिंक, ये मेरा कॉपर, ठीक है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो भाई ये वही मतलब वैसी बैटरी है, इधर भी अपने प्लस माइनस रहते हैं ना भाई, देख रहे माइनस प्लस ऐसा, ठीक है, वैसा वाला, ठीक है। तो ये अपने को माइनस प्लस सिर्फ इधर चाहिए, तब मतलब अपने दिए के बीच में, समझ में आ रहा है, बल्ब के बीच में, तब जाके इट विल वर्क, ठीक है। अब अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया और मैंने कोई और मेथड यूज कर ली, लेट्स से कोई तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या फिर कुछ तो है जो कि इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स होने नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? दो सॉल्यूशन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ यूज करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसे दुनिया की कोई चीज नहीं है, मतलब है बहुत सारी बट स्टिल महंगी गिरती है, मतलब सस्ती नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो भाई इधर से सिर्फ आयंस को पास कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ आयंस पास हो रहा है बट बाकी कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब सोल्यूशन मिक्स हो पा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या जनरली? नहीं ना। कुछ भी यूज करो भाई, कपड़ा यूज करो, कुछ प्लास्टिक अगर यूज करेंगे तो लेट्स से वो नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे, बट फिर आयंस भी पास हो पाएंगे क्या? आयंस भी पास नहीं हो पाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे मैंने कोई टेक्निक ढूंढ के निकाल ली जो सिर्फ आयंस को पास कर रहा है, ठीक है, और बाकी कुछ करंट पास करने, मतलब ये नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे सॉल्यूशंस, ठीक है। बट फिर भी मेरे इसके ऊपर कौन सा चार्ज था भाई, एनोडिक सॉल्यूशन के ऊपर? नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, एंड कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, जो कि नजदीक आ गए ना। और ये प्लस माइनस जब कभी नजदीक आते हैं तो इधर क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, समझा? ठीक है। तो दो लिक्विड के जंक्शन के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये प्रिवेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपने को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव इधर ही चाहिए। उल्टा लिखा, सॉरी, तुम लोगों ने मुझे उल्टा बताया है, एनोड पॉजिटिव रहता है। तुम लोग मुझे जो भी बताओगे ना मैं वैसे ही लिखूंगा। नहीं सर, एनोड नेगेटिव आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव, तो मैं एनोडिक सॉल्यूशन ही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, चलो ओके ओके, हाँ ठीक है, मेरी भावनाओं को समझा करो सालों कभी तो। ओके, ये प्लस था और ये माइनस था, क्या बे? हाँ ये माइनस था, ठीक है, अभी ध्यान रखें। हाँ। अब और ये अपना एनोडिक एनोड अपना रहता है नेगेटिव एंड ये रहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो अपने को प्लस माइनस सिर्फ इधर चाहिए, इधर बीच में चाहिए क्या? तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अपने को नहीं चाहिए रहता है, जो कि किसकी वजह से नहीं आता? सॉल्ट ब्रिज की वजह से, दोनों नजदीकी नहीं आ पाते ना भाई, समझा? ठीक है, ओके। तो उतना सिर्फ एक पॉइंट अपने को पता रहना चाहिए, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं, किधर? हाँ तो होंगे ही, तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल जो वायर में से ट्रांसफर होना चाहिए था वो उधर बीच में से हो रहा है ना, तो हाँ, तो इसलिए अपना वो पोटेंशियल खा रहा है मेन जो बैटरी को मिलना चाहिए वैसा वाला, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लिमिटेशन नहीं, सॉरी, कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉरी,
क्या कंप्लीट? सर्किट आयंस को ट्रांसफर करके देखो, सर्किट में चार्ज ट्रांसफर होता है ना। अब वायर में से क्या ट्रांसफर हो रहा है एंड सॉल्ट ब्रिज में से क्या ट्रांसफर हो रहा है? क्या ट्रांसफर हो रहा है? आयंस, चार्ज कैरियर्स ही ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। ये याद रखना बे, लिक्विड्स में से जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करते, मतलब लिक्विड जनरली ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं रहते ना बे। लिक्विड्स कंडक्टर अगर है तो किसकी वजह से कंडक्टिंग बनता है? आयंस की वजह से। मतलब पानी कभी ये करता है क्या बे, करंट पास करता है क्या? नहीं करता। बट पानी के अंदर नमक डाल दो तो, क्योंकि उधर फिर वो इलेक्ट्रॉन को लेके भागने का काम करना कौन करता है? आयंस करता है, ठीक है। वैसा तो लिक्विड्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करते, आयंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बोलो क्या बात? ओके, पॉइंट नंबर 1, it should not react with electrolyte. It should not react with electrolyte. React with electrolyte, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे तो अपना सॉल्ट ब्रिज रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। लेट अस से मैंने सिल्वर की कोई बैटरी बनाई, Ag की, दिख रहे, ठीक है, ओके। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। सिल्वर इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में एंड जिंक को जिंक सल्फेट में, वैसे सिल्वर को AgNO3 में डिसॉल्व करेंगे। सिल्वर सल्फेट कुछ काम नहीं आने वाला है, या फिर AgCl भी कुछ काम नहीं आएगा। क्यों? हाँ, वो कोवेलेंट रहता है, हाईली कोवेलेंट रहता है, ठीक है, तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाता, अपने को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। AgNO3 ब्रेक डाउन होता है, तो AgNO3 यूज किया, ठीक है। अब ये AgNO3 अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा सॉल्ट ब्रिज जो रहने वाला है, मैं अभी आधी बैटरी बना रहा हूँ, दूसरा वो उधर कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। इसमें अगर मैंने KCl यूज कर दिया तो बैटरी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्या क्या? हाँ बराबर, यस। अगर ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl यूज किया तो KCl विल रिएक्ट विद AgNO3, बराबर है क्या नहीं? एंड दे विल फॉर्म KNO3 एंड AgCl, बराबर। तो AgCl अगर बन गया तो बैटरी खत्म हो गई। क्यों बे? हाँ, ये कोवेलेंट कंपाउंड है एंड ये आयंस बनाता है क्या? नहीं बनाता। समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा बाकी के आयंस। क्या क्या क्या? क्योंकि कोवेलेंट सॉल्यूशन में आयंस डिसोसिएट ही नहीं होंगे। हाँ यस, ये कोवेलेंट है तो ये आयंस ही नहीं बनाएगा। अगर आयंस ही नहीं है तो मुझे बताओ तुम्हारी बैटरी वर्क कर सकती है क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग Ag के इलेक्ट्रोड में KCl या फिर NaCl एज अ सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो क्या यूज कर सकते हैं? KNO3 यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर NaNO3 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लिख देना भाई, KNO3 और NaNO3 और AgNO3 कैन बी यूज्ड। प्रीवियस एग्जांपल में हमने KCl यूज किया था और Zn, तो उसमें वो KCl जिंक और कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता। पर आपने तो बोला कि फिर Cl - ZnCl2 बना के न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रल करना मतलब वो जैसे बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस। हाँ, मतलब देखो वहां पे ये पहले से जो जिंक सल्फेट है वो उसके साथ नहीं भाग रहे हैं। अच्छा, जो वो उससे नया Zn2+ आ रहा है उसके साथ जा रहा है। तो ये भी मतलब जो KNO3 है, यहाँ पे अगर Ag+ बाहर निकला तो वो NO3 उसके साथ चिपक जाएगा। वो सिर्फ न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए है, वो खुद रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्ट करने पे मजबूर नहीं करता। हाँ, तो सर मतलब अगर सॉल्यूशन में AgNO3 है तो वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसमें रेडिकल सेम हो ताकि वो रिएक्ट ना करे। हाँ सेम हो या फिर ऐसा कोई हो जो कि मतलब उसके साथ ज़्यादा AgNO3 के साथ इंटरेक्ट ना करे, जो कि मतलब NO3 ही है एक्चुअली यहाँ पे। AgNO3 कोवेलेंट है, तो फिर AgNO3 आयनिक है। क्या आयनिक है? ये पूरे बैटरी में सिर्फ आयंस ज्यादा करके यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड आ गया तो दिक्कत आ सकती है, मतलब आती ही है।
क्योंकि बैटरी में आयन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैसा, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट, कंडीशन नंबर 2, आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन शुड बी सेम। देखो बे, कंडीशन नंबर 2, आयनिक मोबिलिटी of both cation and anion should be comparable। सेम तो किसी की रहती नहीं है, बट शुड बी कंपेरेबल, ठीक है। मतलब क्या, तो ये K प्लस अगर इधर पहुंच रहा है तो उतने ही ऑलमोस्ट टाइम में Cl माइनस भी इधर पहुंचना चाहिए, तब ओवरऑल सर्किट जो है वो बैलेंस्ड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल बनेगा। अगर ऐसे हो रहा है कि भाई K प्लस दो पहुंच रहा है और Cl माइनस सिर्फ एक पहुंच रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं। समझ में आया? ओके, तो इसके ऊपर ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कटायन हैविंग हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? ऐसा कटायन जिसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है? नहीं नहीं, जितना ज्यादा पानी में साइज बड़ा होगा उतना लेस हाइड्रेशन होगा। सबसे छोटा कटायन सर हमने वो मेटल्स है, लिथियम से लेके सीजियम तक। हाँ, तो ये नॉन मेटल है एक, ठीक है, वैसा। तो ये वाला, ठीक है। दूसरी बात, इसको सिर्फ 4 ही वाटर सराउंड करता है, वो भी मैंने पढ़ाया है हाइड्रोजन करके चैप्टर में, जो तो पूरा ही निकल गया अभी सिलेबस के, बट स्टिल। तो ये लिथियम से बहुत कम हाइड्रेटेड रहता है, वो भी एक है। ओके, इधर तक कोई दिक्कत? लिथियम में मल्टीलेयर बनता है ना, इसमें सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन का वाटर आता है, हाइड्रेशन भी इसका कम ही रहता है। ओके, एंड फिर इसका ही मतलब दूसरा काउंटर पार्ट, हाईएस्ट अनायनिक मोबिलिटी कौन रहता है बे? मतलब इस नहीं, एक आयनिक हाईएस्ट कटायनिक का आयनिक लिखा है मैंने, सिर्फ कटायनिक मोबिलिटी। अच्छा वो ओके, ठीक है फिर। हाँ, हाईएस्ट अनायनिक मोबिलिटी OH माइनस, सही बोला इसने, ठीक है। वाटर के ही दोनों जो है करण अर्जुन, ठीक है। तो H प्लस एंड OH माइनस, इन दोनों की मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। समझ में आ रहा है? तो गलती से अगर किसी ने तुम लोगों को पूछ लिया कि भाई HCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड, व्हाई? हाँ, तो एक रीजन तो है कि भाई वेरी हाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस, ठीक है। दूसरा रीजन HCl एक एसिड रिएक्ट कर सकता है, बट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करते कि क्या यूज कर रहे हैं ना भाई। तो ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाता है कि H प्लस की आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। सेम वे NaOH के साथ भी है, ठीक है। NaOH यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज OH माइनस इज हैविंग वेरी हाई आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, लिख दो। इधर तक कोई दिक्कत यूज कर सकते हैं कि किसी का रिएक्ट नहीं करेगा? यस, तो वही बताया ना, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे KCl की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है K प्लस Cl माइनस की, बट अगर इसकी आयनिक मोबिलिटी डबल रहती तो K प्लस जल्दी पहुंच रहे हैं, मतलब दो K प्लस पहुंच रहे लेट्स से, एंड एक टाइम पे सिर्फ एक ही Cl माइनस पहुंच रहा है, तो बैटरी ओवरऑल न्यूट्रल बन रही है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो कुछ तो पोटेंशियल किधर तो रह रहा है, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चाहिए ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे प्लस ज्यादा गया, यहाँ पे माइनस कम आया, तो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा तो कुछ ना कुछ रहेगा। बल्ब से नहीं जाएंगे ना। हाँ, अपने को इधर से वायर में से ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब लेट्स से कि Cl माइनस यहाँ पे ही कम आ रहा है, तो Zn2 प्लस उतने एफिशिएंटली निकल नहीं पाएगा ना वैसा, तो एट द एंड तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हिंडर्ड ही होगा, ठीक है। हाँ, साइज, हाइड्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वैसा। ओके, इधर तो कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखो भाई, हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो जल्दी लिखो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बायोलॉजी वाला ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर SP लिख रहा हूं मैं सिर्फ।
लिखो सॉल्यूशन प्रेशर, टेंडेंसी ऑफ मेटल, मैं भी लिख रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म मेटल आयन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इसका एग्जैक्टली उल्टा, टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू फॉर्म मेटल, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। इसकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बनते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें फर्स्ट केस आती है सॉल्यूशन प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मेटल बनना अच्छा लगता है कि मेटल आयन बनाना अच्छा लगता है? मेटल आयन बराबर सॉल्यूशन प्रेशर हाई है। सॉल्यूशन प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? मेटल इज फॉर्मिंग मेटल आयन, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे मेटल्स है जिनको मेटल आयन बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे डैनियल सेल में ऐसा कौन सा मेटल था? कॉपर था या जिंक था? जिंक था, जो Zn2+ बन के बाहर निकल रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुछ मेटल रहते हैं जिनको मेटल आयन बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो भाई, ध्यान दो, तो इनके सॉल्यूशन में कैसे होता है, ये मेटल आयन, और मेटल का आयन हमेशा प्लस चार्ज में रहता है। बे मेटल ऐसा कोई दुनिया का नहीं है जो नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब Na- नहीं, ऑलवेज Na+, हाँ, ठीक है। तो ये हमेशा मेटल आयन मतलब प्लस बन के बाहर निकलेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड के ऊपर फिर कौन सा चार्ज बच जाएगा बे? माइनस ना, जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था, याद आ रहा है? तो वैसा समझे। और ये हो गया अपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, जो बाद में वायर में घुसने वाला है। गेटिंग इट? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड या एनोड। मतलब जिंक क्या था? कैथोड या एनोड? एनोड, ठीक है। तो एनोड पे ऐसा मेटल रहना चाहिए जिसका सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड इसे फिर हम लोग बोलते हैं ई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना बे। तो ई, इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ये मतलब वो ऊपर का थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ कि भाई जिंक Zn2+ बन के बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, वो नहीं, अभी के लिए क्रूड डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है? हाँ, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मेटल बनाने में अच्छा लगेगा या मेटल आयन? मेटल बनाना है अपने को, अभी समझ में आ रहा है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर इज टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल आयन, सॉरी मेटल फ्रॉम मेटल आयन, ठीक है, ओके। तो अब वो काम कौन कर रहा था? कॉपर कर रहा था, बराबर। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे हो रहा था? हाँ, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर Cu2+ जाके चिपक रहा था, याद है? ओके, तो Cu2+ जाके चिपक रहा है एंड सोल्यूशन के अंदर SO4 को छोड़ के चला गया था, ठीक है। बाद में इनका रिडक्शन होगा, वो तो बात की बात, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बच रहा था, इधर तो कोई दिक्कत। सो दिस इज कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, ओके। तो इसे बोलने का ई रिडक्शन, ठीक है। इन दोनों में अंतर दिख रहा है क्या भाई? ये दोनों एग्जैक्टली अब उल्टे हैं, बराबर है कि नहीं? सो अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई रिडक्शन एंड ई ऑक्सीडेशन, so we can write that E oxidation is minus of E reduction। ये exactly उल्टे है बे। ये अगर नहीं समझा होगा, थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा ये पार्ट, ठीक है, ओके। लिख दो, बोलो। हाँ, एंड लास्ट कंडीशन बताओ भाई, लास्ट कंडीशन क्या आएगी इसमें? इक्वल। अब अगर ये दोनों सेम रहेंगे, हाँ, मतलब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, इसको मेटल बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको आयन बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीजों को क्या बोलने का? इनर्ट बोलने का, समझ में आ रहा है? सो सच इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स।
वेरी नाइस। बताओ बे, एक ग्राफाइट बोला, ठीक है, दूसरा प्लैटिनम हो गया, और कोई? गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। नहीं, प्लैटिनम गोल्ड में जनरली, हाँ नहीं, प्लैटिनम सस्ता ही है, बट गोल्ड ज्यादा अच्छा बिहेव कर सकता है। हाँ, प्लैटिनम सस्ता है अभी हो गया गोल्ड। हाँ, यस। अरे और कुछ, हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है। अभी इधर देखो, तो गोल्ड यूज क्यों नहीं करते वो बताओ। महंगा है इसलिए नहीं, हाँ मतलब ठीक है, महंगा है, ओके। एक जमाने में प्लैटिनम ज्यादा महंगा था, गोल्ड सस्ता था, अब तो तभी भी प्लैटिनम ही यूज करते थे। क्यों? हाँ, बहुत सॉफ्ट मेटल है तो इजीली टूट जाता है। प्लैटिनम इज अ हार्ड मेटल, ठीक है, वो इजीली टूटता नहीं है। और ये हम लोगों ने एक बार खरीदा तो भाई साल, 2 साल, 10 साल यूज करेंगे ना, महंगा है तुम लोगों ने ही बोला, ठीक है, तो टिकाऊ चीज चाहिए, विच इज प्लैटिनम, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ध्यान दो, नहीं बस हो गया। तुम लोग बहुत, अरे तुम लोग बातें करते करते लिख रहे हो सालो, बात। ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एंड फिर इसके बाद हम लोगों को डिराइव करना है नर्न्स इक्वेशन। देखते हैं, ध्यान दो। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या रहता है? हाँ बताओ भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रॉम फिजिक्स, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन? हाँ, एफ डी। इलेक्ट्रिकल रे वो है, मैकेनिकल वर्क डन नहीं रे बाबा। क्यू इंटू वी, हाँ क्यू इंटू वी, ठीक है, मैकेनिकल नहीं। हाँ कल ही सीख, इसलिए इतना फटाक से आंसर आया साला सबको। क्यू इंटू वी, ओके, ए समझे ये? अब यहाँ पे इधर तू इधर देख, वो बाद में, वो फिजिक्स का सब कुछ बाद में, इधर देखो पहले। अब हम लोगों को इतना ही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब वो बाद में चिपकाएंगे, रुको। केमिस्ट्री का पहले फिजिक्स से डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब तो फिर बाद में दिमाग अच्छा चलने लग गया तुम लोगों का सालों। तो v को किसमें, v को क्या लिखते हैं हम लोग इस चैप्टर में? नहीं, इस चैप्टर में ई लिख रहे हैं। हाँ, फिजिक्स से बाहर निकलो, इतना ही हेल्प चाहिए उसकी। हाँ ठीक है, तो Q इंटू ई, एंड हम लोग किसी एक सेल के लिए देखने वाले हैं, तो ई सेल बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब अपने को चार्ज ढूंढना है, चार्ज अपने को पता है। मुझे बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ 1 फैराडे या फिर 96,500 कूलम, सबको आता है, डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ध्यान दो भाई, अपने को चार्ज चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। चलो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो चार्ज ऑन, या फिर चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल Na+, ठीक है, 1 फैराडे, ओके। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल Mg2+, 1 मोल Al3+, 1 मोल, गप तो कह रहे, मेटल N+, N फैराडे, ठीक है, ओके। ये समझा? तो चार्ज ए अगेन, यहाँ पे हम लोग ये सब ऐसे मेटल्स यूज कर रहे हैं ना, ऊपर मतलब जिंक एंड कॉपर यूज किया था, ठीक है। जिंक एंड कॉपर में कितने फैराडे होंगे? 2 फैराडे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वैसे वो N फैराडे, ठीक है। दिस इज द चार्ज। तो फाइनल W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या बनता है? वेरी नाइस, NFE, ठीक है। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू N, हाँ सॉरी, Q इंटू E, एंड Q इज NF, तो NF इंटू E, ठीक है, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ W इलेक्ट्रिकल, ठीक है। हाँ, बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस N ओवर हियर? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बराबर ना बे, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं N फैक्टर, क्या बोलते हैं? N फैक्टर, याद है ना? दिस इज द N फैक्टर, ठीक है। ये N यहाँ पे N फैक्टर है, गलती से नंबर ऑफ मोल्स मत वहां पे पुट करना है एग्जाम में, ठीक है। हाँ मतलब ये मिस्टेक होती है। हाँ, तो W इलेक्ट्रिकल,
ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अरे हाँ सॉरी, ये करने से पहले ये W इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। एंड किसी भी केमिकल एनर्जी में, सॉरी केमिकल रिएक्शन में जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे निकालते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन का वर्क डन डेल्टा जी से निकालते हैं। किससे निकालता है? डेल्टा जी से। अगर पता नहीं होगा मैं लिख देता हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू W यूजफुल, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो ठीक है। हाँ अभी लिख देना। ओके हाँ लिखा है ना? हाँ ओके ओके लिखा है चलो। तो डेल्टा जी इज यूजफुल वर्क डन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो भी यूजफुल वर्क डन होता है ना वो। बट ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में लिखा था। हाँ, और अभी हम लोग शुरुआत फिजिक्स वाले फॉर्मूला से कर रहे थे। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना है और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में वर्क डन का एक गड़बड़ है, एक माइनस की साइन आ जाती है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना बे, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा डेल्टा जी इज इक्वल टू W यूजफुल ही है, ठीक है। ये वैसे इतनी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब अभी जो करने वाला है, बट द थिंग इज कि तुम लोग ये याद रख देते हो फिर और थर्मो में मिस्टेक कर दोगे। थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू डेल्टा जी इज इक्वल टू W यूजफुल, ठीक है। बट अभी हम लोग लिखने वाले हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू हाँ माइनस W इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे हम लोग वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना बे, समझा ना? तो माइनस W इलेक्ट्रिकल चलेगा। ये हम लोग फिजिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, समझा? तो बस हो गया। W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या आया था? NFE। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE। माइनस NF सेल, ठीक है। एंड डेल्टा G नॉट, डेल्टा G नॉट का मीनिंग क्या था बे? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, बराबर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस NF E नॉट सेल, समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E नॉट सेल देन? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब सिर्फ कंडीशंस चेंज हो जाती है ना, वो अभी हम लोग मेंशन करने वाले, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का सिंबल क्या रहता है? E नॉट, ठीक है। एंड दिस इज टेकन एट STP, ठीक है। बताओ STP की कंडीशन, प्रेशर कितना रहता है STP में? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वेरी नाइस। ए थर्मो से मतलब 11th का एक ही टॉपिक, वो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो 273 केल्विन रहता है। गैस लॉस सारे के सारे 273 केल्विन पे ही स्टडी की गए थे। उसके बाद अभी हम लोग बैटरी जो यूज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो भी करते हैं, वो सब 25 रूम टेम्परेचर पे करते हैं, तो 25 पकड़ने का, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 298 केल्विन, वेरी नाइस। कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करने का? 1 मोलार, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड सेल में जो ZnSO4 और CuSO4 यूज किया रहेगा वो कितना रहेगा? 1 मोलार। नंबर ऑफ मोल्स अगर किधर यूज करने पड़े तो कितने यूज करने के? 1 मोल यूज करने के, समझ में आ रहा है? इनमें से कोई भी पार्ट चेंज हो गया तो E नॉट भी क्या होगा? चेंज होगा, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, E नॉट का अगर मैं मतलब ऐसा एक एग्जांपल देने जाऊँ, तुम लोगों ने एकदम मार्केट में से ऐसे पेटी पैक एक नई बैटरी खरीदी, तो वो क्या रहती है? वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रहती है, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम लोग उस बैटरी को यूज करते, लेट्स से मैंने उसको किसी एक रिमोट कंट्रोल कार में डाला, जैसे ऐड करेंगे वो गाड़ी एकदम मस्त, उसकी हेडलाइट एकदम चमकने लग जाएगी, एकदम एकदम तेज भाग रही है, मजा आ रहा है खेलने, बराबर है क्या नहीं? फिर धीरे धीरे क्या होता है बे? हाँ, नहीं डायरेक्ट स्लो नहीं होती, पहले ना ऐसे उसका हेडलाइट कम होता है। हाँ ठीक है, पहले उसके ना ऐसे हेडलाइट की ऐसे इंटेंसिटी कम होती जाती है, एक पॉइंट के बाद हेडलाइट बंद हो जाती है, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी भाग रही है बस है, बराबर है कि नहीं? बट फिर गाड़ी भी क्या होती है? धीरे धीरे स्लो ना, तब दुख होता है कि अरे यार, ठीक है। हाँ, एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद वो गाड़ी, हाँ बराबर है कि नहीं? तो मतलब मुझे बताओ, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो हमेशा स्टैंडर्ड बना रहता है क्या?
नहीं, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। समझ में आ रहा है? वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बैटरी के अंदर का जो मसाला है, हाँ, जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर धीरे धीरे नॉन स्टैंडर्ड बन गया, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते गया, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकाले? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक। लिख के हो गया? ओके, तू पूरी कहानी क्या सुनते रहते, धीरे धीरे बीच बीच में लिखने का। ओके, लिखो नॉन स्टिक क्वेश्चन, देख लो, हो गया इतना इतना। नॉन स्टिक क्वेश्चन नहीं, वो आज का नहीं हुआ है सालो। नॉन स्टिक क्वेश्चन नहीं, नर्स नहीं है वो, बीच में और एक कहना आता है। हाँ, बट नर्स बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या मतलब। हाँ भैया, मर गया वो वैसे भी। अब नॉन स्टिक इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड ई सेल अंडर नॉन आइडियल। ये कौन बात कर रहे हैं? जेल पेन एंड ऑल, जो बैठो। अब टू फाइंड ई सेल अंडर नॉन आइडियल कंडीशन, समझ में आ रहा है ना? मतलब आइडियल नहीं है, एसटीपी पे नहीं, नॉन आइडियल कंडीशन, ठीक है। अब ये कैसे निकाले? तो हम लोगों के पास दो फॉर्मूलाज आ गए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल विच इज फॉर नॉन आइडियल कंडीशन, एंड दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ E naught cell, which is for ideal condition. Now, what is the relationship between delta G and delta G naught? हाँ, क्या है? करेक्ट है, वेरी नाइस। तो डेल्टा G is equal to डेल्टा G naught plus RT ln of Q। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने कभी तो? ओके, तो डेल्टा G को अभी हम लोग किसके टर्म्स में लिखने वाले हैं? NFE, ठीक है। तो डेल्टा G बिकम्स माइनस एन एफ ई सेल विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी। एक काम करते हैं, 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। समझे? दो जगह पे माइनस एन एफ है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन में माइनस एन एफ, तो एक ही जगह पे एन एफ बच जाएगा। समझा? तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन में माइनस एन एफ, ठीक है। तो शुरुआत में क्या बचेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, वेरी नाइस, प्लस और माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहा है into log of Q. Log of Q can be written as concentration of product upon concentration of ना, मतलब अपना इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, ठीक है। रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए तो लिख देना, नहीं तो भूल जाओगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ऊपर रहता है, ठीक बा। ये होती है नर्न्स इक्वेशन। अब नर्न्स इक्वेशन में अगर देखेंगे बहुत सारे कांस्टेंट दिख रहे हैं, दिख रहे क्या तुम लोगों को ना? पहला कौन सा दिख रहा है? नहीं, नॉट सेल तो मतलब ई नॉट सेल इज नॉट अ कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है। टेम्परेचर देख, दुनिया की कोई भी बैटरी रहे, हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर, इंडिया में तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे यूज करेंगे। तो ये टेम्परेचर 298 केल्विन। फैराडे की वैल्यू हाँ 96500 कूलम्स, ठीक है। एंड 2.303 भी कांस्टेंट है। तो ये सारे जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज हम लोग पहले से पुट करके रखते हैं, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं, नर्स तो कांस्टेंट नहीं, वो उसका नंबर हम लोगों ने सिर्फ याद रखा है 0.0591। समझा? एक सिंपल नंबर आता है 0.0591। तो फाइनल इक्वेशन फॉर नर्स इक्वेशन E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है। ओके, ए इधर तक कोई दिक्कत? ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 9:20। एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन ध्यान दो।
चलो भाई, एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन देखते हैं। मुझे लगा तुम लोग भी पंजा लगा। अब पहले हम लोग देखने वाले हैं बातें बन फॉर एनोडिक हाफ सेल अमोघ एंड बाकी इधर के सब जन मतलब क्या ओके। अब एनोडिक हाफ सेल में इसमें हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ने वाला है, ध्यान दो मनन यहाँ पे। तो जनरली एनोडिक हाफ सेल अगर मुझे सिर्फ आधी एनोड की हाफ सेल बनानी है, ध्यान दो, तो ये एनोडिक हाफ सेल इतनी ही रहती है और इधर से फिर बाद में ये क्या जाता है बे, सॉलिड ब्रिज जाता है, समझ में आ रहा है। एंड इसको वायर वायर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। लेट अस से दिस इज अ जिंक मेटल एंड दिस इज ZnSO4। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ध्यान दो बे, ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखते वक्त हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी भी लेफ्ट टू राइट जाने वाले, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या दिखा, जिंक दिखा, क्या दिखा, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, किसमें डिप्ड है, ZnSO4 में डिप्ड है, समझ में आ रहा है, एक्वियस फॉर्म, ठीक है। अ सिंगल वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन व्हेनेवर अ फेज चेंज इज देयर, समझ में आ रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, इसलिए अ सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है, लिख देना फेज चेंज। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसे सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, बंद कर साले, मारूंगा मैं तुझे आके वहां पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है Zn मतलब सेल रिएक्शन लिखने का, ठीक है। सेल रिएक्शन, हाउ टू राइट सेल रिएक्शन। देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक ओवर हियर, तो यहाँ पे जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे लिखे, जिंक सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2+ एक्वियस, समझ में आ रहा है, हाँ, +2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत। तो ये लिखने से मतलब देखो भाई, एग्जामिनर तुम लोगों को क्या देगा, एग्जामिनर तुम लोगों को डायग्राम भी नहीं देने वाले, एग्जामिनर तुम लोगों को ये इतना सा पार्ट देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ तुम लोगों को वो देगा E0 Zn2+ Zn which is -0.76 वोल्ट, दिस विल बी गिवन, समझा। फिर बाद में एग्जामिनर तुम लोगों को रैंडम कोई कॉन्सेंट्रेशन देगा, ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, 2 मोलार, 5 मोलार, 100 मोलार, 0.1 मोलार, 10⁻² मोलार, कुछ भी देगा, समझ में आ रहा है। एंड देन हिल से फाइंड आउट E0 सेल, सॉरी E0 नहीं, फाइंड आउट E सेल, उस कॉन्सेंट्रेशन पे। E0 किस पे रहता है, 1 मोलार पे रहता है। E सेल कोई भी जो कॉन्सेंट्रेशन देगा उसके ऊपर, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन सीख रहे हैं हम लोग, ओके। चलो भाई, नर्न्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बराबर, ओके। अब यहाँ से इस इधर से हम लोगों ने ये सेल रिएक्शन अगर लिख दी है, सेल रिएक्शन कैसे लिखने का समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो लेफ्ट टू राइट जाने का, 0 से 2+ गया, तो Zn 0 से 2+ जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। एंड फिर बाद में हम लोग लिखेंगे, हाँ, तो ये रिएक्शन लिखने के बाद अपने को पता चलता है दो चीजें। पहला पता चलता है एन फैक्टर, व्हाट इज द एन फैक्टर, 2, समझ में आया, ओके। तो एन फैक्टर हो गया 2। व्हाट इज द रिएक्टेंट, Zn सॉलिड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, 1। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हमेशा कितना लेने का, 1। व्हाट इज द प्रोडक्ट, Zn2+, जिसका कंसंट्रेशन एग्जामिनर ने कुछ तो दिया रहेगा, समझा। अभी के लिए मैं ये कैसे सॉल्व करते हैं वो जस्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो E0 सेल कितना आया अभी, -0.76, -0.06 अपॉन 591 को 06 लिख दिया, 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन रिएक्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn, एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेने का, 1, याद है। मैं अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते वो पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में करने वाले हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा तो बहुत बाउंसर जाएगा, बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं ना। पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखो, फिर उधर से एन फैक्टर आता है, फिर वो वैल्यूज पुट करो, प्लस ये हाफ सेल है, एग्जाम में कंप्लीट सेल आएगी, कंप्लीट सेल ऊपर देखी थी ना, डैनियल सेल, वैसा, ठीक है।
एनोडिक हाफ सेल के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल में ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोड रहता है, समझ में आ रहा है। ए ये कैथोडिक हाफ सेल इधर से लेफ्ट टू राइट, समझा। अब सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे एंड हो रहा था, हाँ इधर कुछ लिखा ही नहीं है, सॉरी। तो ये Cu है एंड ये CuSO4 है, ठीक है। देखो बे, ये जिंक डिप किया ZnSO4 में, बाद में बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज एंड होता है यहाँ पे नीचे जाके, समझा। तो ये सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे एंड होता है, किसमें जाके एंड होता है, CuSO4 में जाके एंड होता है। तो कैथोडिक हाफ सेल है ना, ऐसे रिएक्शन लिखी जाती है, CuSO4 एक्वियस, एंड फिर बाद में ये किसके साथ कनेक्टेड है, Cu से, समझ में आया। Cu सॉलिड, या फिर एग्जामिनर ने ये दिया रहेगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। इसके साथ और क्या दिया रहेगा बे, हाँ E0 सेल बराबर, या फिर E0 Cu2 प्लस Cu इज 0.34 वोल्ट, ठीक है। एंड इस CuSO4 का कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.135 कुछ भी, ठीक है, ओके। चलो भाई इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं। पहले क्या करने का, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 ओवर हियर 0। तो Cu +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो लिखो भाई Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Cu सॉलिड, समझे, ओके। तो इससे अपने को वापस दो चीजें पता चली। एक तो पता चला कि भाई एन फैक्टर कितना आया 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट, Cu concentration 1। व्हाट इज द रिएक्टेंट, Cu2 प्लस। एग्जामिनर ने कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, समझा। नॉन स्टिक क्वेश्चन ऐसे अप्लाई करने आनी चाहिए। तो फाइनली ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, मैं डायरेक्ट चलो लिख देते हैं, E0 सेल माइनस 0.06, या फिर पहले पूरा फॉर्मूला लिखते हैं 591 अपॉन n इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हो गया प्लस 0.34 माइनस 0.0591 को 0.06 ले लेने का है अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ कॉपर अपॉन कॉपर 2 प्लस इसका कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन लेने का 1। हाँ यस, ठीक है। सॉलिड का लेना है ना, नहीं ये बीच का, मतलब वो पूरी सेल के टाइम पे समझ में आ जाएगा। हाफ सेल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, कंप्लीट सेल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट हम लोग पहला आधा पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद कंप्लीट सेल देखेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो कंप्लीट सेल, ठीक है। कंप्लीट सेल डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, कंटाला आ गया। अब कंप्लीट सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कुछ दी रहेगी, Zn सॉलिड, सिंगल वर्टिकल लाइन ZnSO4 एक्वियस, डबल वर्टिकल लाइन CuSO4 एक्वियस, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वर्टिकल लाइन। वेरी नाइस। What is the meaning of double vertical line? डिफरेंस है, आधा दूसरा उसका। हाँ तो सॉल्ट ब्रिज एक CuSO4 में डाला और एक ZnSO4 में ऐड किया, तो वो दो दंडिया, ठीक है। तो दिस इज सॉल्ट ब्रिज, जो पहले हम लोगों ने लिखा नहीं था ना, वो हाफ सेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंप्लीट सेल में जो है वो पार्टीशन रहता है। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या रहता है भाई हमेशा, एनोड। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड वाला क्या रहेगा, कैथोड, ठीक है, ओके। चलो अभी इनकी सेल रिएक्शन लिखते हैं। पहले एनोड की रिएक्शन लिखने की, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखने की। पहले सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जिंक में 0, ZnSO4 में +2, CuSO4 में Cu का एंड कॉपर का यहाँ पे 0, ठीक है। तो हाँ, और इसके साथ क्या दिया रहेगा, E0 सेल, ठीक है। E0 सेल डायरेक्ट दिया नहीं रहता, अभी मैं दे रहा हूँ वो, हाँ वो से निकालना रहता है कैसे, एकदम सिंपल फॉर्मूला, बट बाद में डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसका E0 सेल रहता है 1.1 वोल्ट,
ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला रहता है, बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ, और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ दिए रहेंगे। पहले रिएक्शन लिखते हैं भाई, ध्यान दो, अभी रिएक्शन लिखो। पहले एनोड पे क्या हो रहा है, Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर, ये एक्वियस है और ये सॉलिड है। सेकंड में क्या हो रहा है कैथोड में, वेरी नाइस, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Cu सॉलिड। फिर बाद में क्या लिखने का, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखो बे, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है, अभी इलेक्ट्रॉन निकल दिए, ओके, ये कट हो गए। फिर क्या बन रहा है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिविंग अस Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। समझा, इसमें कोई भी दिक्कत? नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, Zn2 plus and copper. What is the reactant? Zn Cu2 plus. What is the N factor? 2. जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए दिए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए, समझा? तो N फैक्टर इज स्टिल 2, ठीक है। तो इसका जब नॉन इक्वेशन है, देखो भाई अगेन ये क्वेश्चन कैसे आता है, इधर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ही देते हैं, इधर 1.1 1.2 ऐसा कुछ दिया रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो हम लोगों को फाइनली निकालना रहता है। तो फाइनली अपने को नॉन इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल की वैल्यू कितनी दी है, 1.1, हाँ मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी है, 1.1 वोल्ट, माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर 2 into log of concentration of product. Okay, तो Zn2 plus plus into Zn2 plus रे into Cu product, हाँ वो लिख दो, ठीक है, अरे मतलब याद रखने के लिए सिर्फ, एंड अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, Cu2 plus into Zn, बराबर, और ये Cu एंड Zn दोनों के दोनों क्या हो जाता है 1। ऐसे लिख देना, एग्जाम में मत लिखो, चाहिए तो नोट्स में लिख के रखो याद रहने के लिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि ये कहा क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, वो मतलब नो पॉइंट्स लिख के देने की जरूरत है, और कुछ एक्स्ट्रा तो बता दो। कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, तो वो चलो ही है ना, तो हम लोग एक मतलब शॉर्ट में लिखने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं है, बट एकदम इन डेप्थ नहीं लिखने वाले पूरी थियरी। ओके, ये लिख के हो गया, तो जल्दी लिखो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को, लिखो। क्या रेट, वो तो काइनेटिक्स, इधर किधर, इधर कुछ नहीं, नहीं इधर नहीं। ओके, अब सेल रिप्रेजेंटेशन देखो मैं, अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है, हाँ हाँ तो यही तो है एनोडिक और कंप्लीट, मतलब ई नॉट, हाँ हाँ सेम रहती है, वो करेंगे ना, ये टोटल सेल का करेंगे बाद में, यस। ओके, अब सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा जाता है एनोड, फिर लिखा जाता है, चुप रहे, एनोडिक सोल्यूशन, ठीक है, फिर आता है डबल वर्टिकल लाइन किसका, सॉल्ट ब्रिज, फिर लिखा जाता है कैथोडिक सोल्यूशन, फिर लिखा जाएगा कैथोड, फिर इधर इनके ऊपर इनके चार्जेस लिखे जाते हैं, जैसे एनोड का चार्ज रहता है नेगेटिव, कैथोड का चार्ज रहता है पॉजिटिव। फिर एनोडिक सोल्यूशन एंड कैथोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखा रहना चाहिए, C1 एंड C2, जो एग्जाम में अंदर ऐसे ही देगा, समझा, ठीक है। तो उधर से अपने को कॉन्सेंट्रेशन उठाना रहता है। फिर इन सब की स्टेट लिखनी पड़ती है, सॉलिड, एक्वियस, वो सब मैं हमेशा लिखता हूँ ना, वैसा वो लिख के देने की जरूरत नहीं है कि स्टेट शुड बी रिटन ब्ला ब्ला, ठीक है। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द रूल्स या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन रूल्स, ऐसा कुछ, समझा, तो पता रहना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना रहता है, एनोडिक हाफ, राइट हैंड साइड पे कैथोडिक हाफ, सबकी स्टेट मेंशन करनी चाहिए। फिर बाद में एनोडिक सोल्यूशन और कैथोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना चाहिए, ऊपर की तरफ प्लस माइनस चार्ज लिखना चाहिए, सिंगल वर्टिकल रिप्रेजेंट्स फेज चेंज, डबल वर्टिकल रिप्रेजेंट्स, ये सब लिख के आने का, ठीक है।
वो बोर्ड्स में, इधर कुछ इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉलिड ब्रिज का कुछ नहीं लिखा होता, सॉरी, सॉलिड ब्रिज का कुछ आइडेंटिफिकेशन डबल वर्टिकल लाइन सॉलिड ब्रिज वैसा वो लिख के दिया है ना अभी ऊपर, वापस लिखो। नाम वाम नहीं है ना केसीएल। नहीं नहीं नहीं, लेक्चर के शुरुआत में बताया है, क्या ऐसे करता है। अभी हम लोग गैल्वेनिक पढ़ रहे हैं पूरा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, बातें बंद यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पहले हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हमेशा पहले स्टैंडर्ड पढ़ने का, फिर बाद में उसमें जो चेंज आता है वो नॉन्स इक्वेशन से निकालने का, ठीक है। अब सेल कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है, देखो। हाँ, 2 बॉक्स ऐसे सॉलिड ब्रिज, ठीक है। ये इधर ऐसा, ये इधर ऐसा, फिर ऊपर की तरफ अभी एक वोल्ट मीटर अटैच कर देते। बल्ब कब तक लगाएंगे ना, ये वाला। नहीं, ये अभी अपनी को जरूरत है उसकी। अब ध्यान दो बे, तो सेल में 2 पार्ट रहते हैं, 2 हाफ सेल्स रहती है, एक कैथोडिक हाफ सेल, एक एनोडिक हाफ सेल, समझ में आ रहा है। अब एनोडिक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। पार्थ ध्यान दे, नहीं तो तुझे इधर आगे आके बिठाऊंगा। तो एक रहता है एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल, दूसरी रहती है कैथोडिक हाफ सेल, ठीक है। अब मुझे बताओ एनोडिक हाफ सेल इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, वेरी नाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन। बट कंप्लीट सेल इन दोनों के एडिशन से बनती है। हाँ, तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल अगर निकालना है, देखो मैंने एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में उनकी वैल्यूज लिख के दी थी, याद है, ठीक है। तो वैसे ही ये वैल्यूज है। तो अगर मुझे कंप्लीट सेल का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालूं, ऐड करके। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। शांति, रुक जरा, इधर तो कोई दिक्कत। अब इसमें एक प्रॉब्लम हम लोगों को बार बार आती थी कि यहाँ पे होता क्या है, हम लोगों को किसी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर निकालना है और फिर बाद में किसी एक जगह पे अगर हम लोगों ने उसको एज अ कैथोड यूज किया तो रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालना पड़ता था। समझ में आ रहा है, सिंपल चीज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके बीच का हम लोगों ने एक रिलेशन लिखा था, ई ऑक्सीडेशन इज माइनस ऑफ ई रिडक्शन। बट कोई एक सेल अगर मैं एज अ एनोड यूज कर रहा हूँ और किसी जगह पे मैंने उसको एज अ कैथोड यूज कर दिया, हो सकता है ना, बहुत सारी सेल्स रह सकती है, समझ में आ रहा है, तो उसमें दिक्कत आती थी। तो वो बार बार दिक्कत आती थी कि भाई कभी प्लस लेना पड़ रहा है, कभी माइनस लेना पड़ रहा है, कभी माइनस लेना पड़ रहा है, कभी प्लस लेना पड़ रहा है। तो बोला आईयूपीएससी ने ऐसे नहीं करने का, ठीक है। तो बीच में आईयूपीएससी, ठीक है। तो इट इज डिसाइडेड बाय आईयूपीएससी, लिखो भाई, इट इज डिसाइडेड बाय आईयूपीएससी दैट ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी यूज्ड, ठीक है। तो हम लोगों को ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है क्या? नहीं, हम लोगों को सिर्फ क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तुम लोगों को एग्जामिनर भी हमेशा क्या देगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया रहता, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर, ई नॉट ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन, पता है ना बे, ठीक है। ओके, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया नहीं अभी तक, मतलब मीनिंग बताऊंगा, थोड़ा और टाइम जाने दो। अब तो ये वैल्यू ई नॉट ऑक्सीडेशन इज माइनस ई नॉट रिडक्शन अगर मैं ऊपर लिख दूं तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बनता है, देखो भाई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। समझ में आ रहा है, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन जो था उसको मैंने माइनस ई नॉट रिडक्शन लिख दिया। अब अगर हमेशा रिडक्शन वैल्यूज ही लिखने वाले हैं तो ये नीचे रिडक्शन लिखने की भी जरूरत है क्या? क्योंकि अपने को पता है जो भी एग्जामिनर डेटा देगा वो हमेशा रिडक्शन रहेगा, ठीक है। तो
तो फाइनली ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हाँ तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये समझा कुछ? कैथोड माइनस एनोड इतना ही यूज करना रहता है। गलती से अगर एग्जामिनर ने, गलती से मतलब उन्होंने जानबूझ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या लिखने का, एनोड माइनस, वापस एक बार ध्यान दो बे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है तो ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या हो गया, कैथोड माइनस एनोड। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो ये दोनों वैल्यूज माइनस में चली जाएंगी, तो कैथोड माइनस हो गया, एनोड माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये नॉट एनोड माइनस कैथोड। फॉलोड, ठीक है। तो या अगेन याद रखना ये एसआरपी के रिस्पेक्ट में है। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये एसआरपी वैल्यूज के बेस्ड ऑन है, एसओपी वैल्यूज के बेस्ड ऑन लिखना है फॉर्मूला, पक्का ना, याद रख देना सिर्फ। हाँ हाँ ये फॉर्मूला, रुको एक लास्ट, इधर ऊपर जा रहा मैं वापस। यहाँ पे हम लोगों ने ना हाफ हाफ सेल्स देखी थी, देखो दिख रहा है, ओके। एनोडिक हाफ सेल का वैल्यू क्या था, -0.76। कैथोडिक वैल्यू का क्या था, रुकना बेशांति, 0.34 बराबर। तो ई नॉट सेल पूरा अगर मैंने बना दिया तो क्या रहता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.34 माइनस, तो माइनस कर देंगे तो आंसर आता है टोटल 1.1 ऐड नहीं करना है, माइनस करना है, ये समझा। तो वो मैंने डायरेक्ट आंसर दिया था, तो एग्जामिनर तुम लोग, हाँ मतलब ये नीचे ही 1.1 यूज किया था, याद है क्या? ये इधर लिखते मत बैठना, इधर मत लिखना, हम लोग अलग से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो एग्जामिनर जो मैंने बोला था ना 1.1 वोल्ट लिख के देता, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। वो वैसे आता है, हाफ सेल दी रहती है, तुम लोगों को कैथोड माइनस एनोड करना रहता है, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे जो यूज किया 1.1, ठीक है, ओके। चलो भाई लिख के कंप्लीट करो इसे। क्या? हाँ अभी अगर हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे ना, करंट, हाँ करंट मेजर कर रहे हैं तो एमीटर, बट अभी हम लोग पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सबट्रैक्ट करेंगे तो लॉग, नहीं नहीं ये इधर लॉग किधर है, नर्न्स इक्वेशन बोल रहे हो ना, हाँ ये पोटेंशियल को हम लोग कर रहे हैं, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में किधर लॉग है, ए दिस इज नॉट हेस लॉ, हम लोग इक्वेशन को थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो हेस लॉ का यूज कर रहे हो ना कि ए बातें बंद, तुम लोग बहुत आज बात कर रहे हो बे। यहाँ पे लिखो फर्स्ट MgSO4 डबल वर्टिकल लाइन AgNO3 Ag। चलो जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करो, कि बात करते दिखना नहीं चाहिए। अब देखो बे, तो यहाँ पे पहले Mg 0 से +2 में जा रहा है एंड Ag +1 से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो हाँ बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 लिख दो, बाकी सब करेक्ट है। अब तो यहाँ पे Mg गिविंग अस Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इतना तो आता रहेगा, एंड Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Ag। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में इसको बैलेंस करना सीखा है, Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन कट हो गए, एंड फिर बाद में हमारी ओवरऑल रिएक्शन आती है Mg प्लस 2Ag प्लस गिविंग अस Mg2 प्लस 2Ag बराबर। व्हाट इज द एन फैक्टर इन दिस रिएक्शन नाउ? 2, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Ag 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। इसमें रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इनटू वो छोड़ देने का, ओके ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर रेस टू 2 आएगा, याद है ना बे? हाँ ठीक है, वो रेस टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आती है, ओके।
दूसरा ये वाला सॉल्व करो। इसमें n फैक्टर कितना लेंगे? सही है, गुड, यस। एल्यूमिनियम हाँ है, बैलेंस्ड है ना, वो एल्यूमिनियम के आगे 2 लिखा है ना। ओके अब तो मतलब ये लिखने आ रहा है तुम लोगों को, ये सबने लिख दिया। ओके अब चलो बे, क्वेश्चन फॉर, ध्यान दो, फॉर ZnSO4। अभी मैं वो सॉलिड एक्वियस वो सब लिख रहा नहीं हुआ, टाइम पास, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन CuSO4 Cu 0.1 मोलार 1 मोलार, ठीक है। E0 Zn2 plus Zn is minus 0.76 volt and E0 Cu2 plus Cu is plus 0.34 volt. Find E cell. E0 cell नहीं सालो, E cell, ठीक है। नर्न्स इक्वेशन यूज करनी है, कॉन्सेंट्रेशन आइडियल नहीं है ना बे, 1 मोलार नहीं है, ठीक है। हाँ वही करनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन लिखने की ज़्यादा। हाँ ए हमेशा सेल रिएक्शन लिखा करो, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और ये रिएक्शन तो रट जानी चाहिए बे, डैनियल सेल की रिएक्शन, वो मतलब तुमने भी सेल रिएक्शन लिखी नहीं है ना, ऐसे ही होगा। हाँ सेल रिएक्शन लिखो ना यार, मर मुझे क्या मत लिखो। वो नर्न्स इक्वेशन मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकता था, डायरेक्ट क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसमें नहीं सेल रिएक्शन करनी पड़ती है, फिर बाद में तुम लोगों को एन फैक्टर, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, सब पता चलता है, फिर नर्न्स इक्वेशन लिखनी रहती है, मतलब सॉल्व करनी रहती है। अगर तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने गए तो नर्न्स इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, तुम लोगों को पहले रिएक्शन लिखनी पड़ती है। मैं कहीं येड़ा हूँ क्या, बाद में से इतने सब पढ़ा रहा हूँ। वो नर्न्स इक्वेशन पढ़ाने के बाद पहला क्वेश्चन अभी लिया है ना, तो वो फोकट नहीं किया है, वो पहले सेल रिएक्शन लिखो। और डैनियल सेल की तो सेल रिएक्शन तुम लोगों को रट जानी चाहिए, Zn plus Cu2 plus giving us Zn2 plus Cu, ये रिएक्शन तो रट जानी चाहिए। Zn plus CuSO4 giving us ZnSO4 plus Cu, ठीक है, बस इतना ही था। तो इसमें प्रोडक्ट कौन है, Zn2 plus है, रिएक्टेंट कौन है, Cu2 plus है। तुम लोग ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट नहीं पकड़ सकते, ये रिएक्शन नहीं हो रही है सालो, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एंड E0 सेल तुम लोगों को निकालने आ गया 1.1, ठीक है। बाकी तो मतलब सिंपल है। तो E सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.06 अपॉन n फैक्टर 2 इनटू log ऑफ concentration of Zn2 plus which is 10 raised to minus 1 upon concentration of Cu which is 1, 10 raised to minus 1 नीचे आएगा तो ये प्लस बनेगा एंड ये बनेगा 0.03, तो 10 raised to minus 1 का minus 1 नीचे लाया प्लस 0.03, तो ये बन रहा है 1.1 प्लस 0.03 log of 10 which is 1, तो आंसर आएगा 1.13 वोल्ट। हाँ समझा? नहीं है, चुप है, रुको। सिमिलरली और एक, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? ZnSO4 CuSO4 Cu, this is 1 molar and this is 0.1 molar, ठीक है। हाँ इसका 1.07 ही आएगा, बस थोड़ा सा लिख दो ना, ठीक है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, रुको भाई ये लिखो, ये करो जरा अपने छोटे से दिमाग में ये बिठाओ, ठीक है। हाँ फिर बाद में कंक्लूजन निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट थियोरी के क्वेश्चन आते हैं। ये कर लिया ना तुम लोगों ने, तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल विच इज 1.1 माइनस 0.06 अपॉन 2 इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अभी अपना Zn है विच इज 1 अपॉन 10 raised to minus 1, तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का प्लस है, फिर बाद में वैसा, ठीक है। वो बाकी कैलकुलेशन कर लोगे ना खुद से,
तो आंसर आता है इसका 1.07 वोल्ट। ठीक है, ओके। तो इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ध्यान दो बे, जब एनोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो सेल पोटेंशियल बढ़ता है, एंड जब कैथोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं सेल पोटेंशियल घटता है। समझ में आया? तो कंक्लूजन देखो, ऐसा होने का रीजन कोई बताना चाहेगा? क्योंकि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का कोएफिशिएंट लगे। ओके, वैसे भी बोल सकते हैं, चलेगा। ली शैटलेस प्रिंसिपल। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे रिएक्शन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो Zn2+, देखो भाई, जब Zn2+ अगर मैं कम करूंगा, प्रोडक्ट कम कर रहा हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में तेज जाएगी, मतलब ज्यादा जाएगी। एंड जब मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हाँ समझा, बैकवर्ड में आना स्टार्ट होगा, तो इसलिए पोटेंशियल कम होगा। समझे? ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन, concentration of anodic solution decreases, E cell increases। ठीक है, या फिर concentration of anodic solution is inversely proportional to E cell, ऐसे लिखोगे। ठीक है, and concentration of cathodic solution is directly proportional to E cell। मतलब एनोडिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ई सेल कम होगा, बढ़ाना भी नहीं है बे, उसको बढ़ाएंगे तो ई सेल कम होगा, इसको घटाएंगे तो ई सेल कम होगा। समझे? ठीक है, ओके। इधर तो कोई दिक्कत? चलो, with this we'll stop here till next time. Bye.